नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। लेकिन दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय है। क्या परिस्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर, सबसे पहले उससे आपको अवगत करा दूं। विश्व भर में कोरोना के अब तक 12 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 1 करोड़ 19 लाख के पार चली गई है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अब तक 2,95,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं और वडोदरा शहर में, यानी अपने शहर में, कोरोना के नए आज 174 मामले दर्ज हुए हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सावधानी जरूर बरतें और मास्क जरूर पहने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। आइए अब रुक करते हैं खबरों की और देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर, बांग्लादेश को दी 12 लाख कोरोना वैक्सीन। मुंबई के मॉल में चल रहे कोविड अस्पताल में भीषण आग, 10 कोरोना मरीजों की मौत। और वडोदरा के एसएसजीओ और एमजीवीसीएल में कोरोना विस्फोट, प्रशासन कोरोना बेड बढ़ाने में जुटा। कोरोना महामारी के चलते 16 महीनों बाद फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को शुरू किया है और मोदी 2 दिनों के लिए बांग्लादेश दौरे पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। वो आज सुबह भारत से 7:30 बजे रवाना हुए और करीब 10:15 बजे बांग्लादेश के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी को एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय गान बजाकर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के रूप में लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। यहां वो पड़ोसी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में एक पौधा भी लगाया। शेख हसीना ने मोदी के सम्मान में एक डिनर का भी आज आयोजन किया है। गौरतलब है कि बीते साल कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद पीएम की जो विदेश यात्रा मार्च 2020 में रद्द की गई थी, वो भी बांग्लादेश की ही थी। पीएम मोदी को शेख मुजीबुर रहमान जन्मशती कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 17 मार्च 2020 को बांग्लादेश जाना था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच अपनी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने फिर एक बार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को ही चुना है। फिर एक बार कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना देश में सामने आई है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक मॉल में चलने वाले कोविड अस्पताल में अचानक आग लगने की घटना घटी, जिसमें कई कोविड मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई के भांडुप इलाके के एक मॉल की 3री मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में बुधवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। हालांकि हॉस्टल में भर्ती 70 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। अस्पताल में राहत और बचाव कार्य भी घंटों तक जारी रहा। इस मामले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार मॉल में अस्पताल देखा है, इस मामले एक्शन भी लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड पेशेंट समेत के 70 पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिस ड्रीम मॉल में आग लगी है उसे 2009 में बनाया गया था। इस मॉल में करीब 1000 छोटी बड़ी दुकानें, 2 बैंक्वेट हॉल और एक अस्पताल है। कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए पिछले साल अस्पताल को कंडीशनल ओसी दिया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुल 76 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 73 कोरोना के थे। 30 मरीजों को मुलुंड के जंबो सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वडोदरा शहर में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण सरकारी विभागों को भी अपने चपेट में ले रहा है। एसएसजी अस्पताल और एमजीवीसीएल कार्यालय में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। वडोदरा शहर में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से रिकॉर्ड ब्रेक कोरोना केस वडोदरा में दर्ज हुए हैं। शहर के हर इलाके में कोरोना संक्रमण देखने मिल रहा है।
जिससे वडोदरा के सरकारी विभाग भी अछूते नहीं रह पाए हैं। वडोदरा के इनकम टैक्स विभाग में कई कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद इनकम टैक्स विभाग बंद कर दिया गया है। वहीं वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण सामने आया है। अस्पताल के 10 से 12 डॉक्टर और कोविड वार्ड में कार्यरत करीबन 25 से 27 स्टाफ कर्मचारी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं वडोदरा के एमजीवीसीएल विभाग में भी कोरोना का कोहराम सामने आया है। यहां करीब 40 जितने कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें इंजीनियर, क्लास 3 और 4 वर्ग के कर्मचारी और फील्ड स्टाफ शामिल है, जिसके चलते एमजीवीसीएल की कार्यवाही भी बाधित हो रही है। ये सभी कर्मचारी फिलहाल होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। न सिर्फ वडोदरा के एमजीवीसीएल विभाग में बल्कि पूरे वडोदरा डिवीजन में 100 जितने कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें आणंद, नडियाद, गोधरा सर्कल भी शामिल है। वडोदरा के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी कोरोना वायरस के कई किस्से सामने आए हैं। एमजीवीसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में 10 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का शिकार फील्ड वर्क करने वाले कर्मचारी बने हैं। केस बढ़ने से एमजीवीसीएल के कर्मचारियों में दहशत देखी जा रही है। वडोदरा ने कोरोना के इस मामले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को 2 दिनों से तोड़ दिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के भागरूप कई कदम उठाए जा रहे हैं। वडोदरा में कोरोना केस दिन दुगने और रात चौगुने बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने गोत्री और एसएसजी अस्पताल का दौरा किया और यहां खाली पड़े बेड की जानकारी ली। दोनों अस्पताल में 575 मरीज की क्षमता के सामने गोत्री अस्पताल में 329 और एसएसजी अस्पताल में 253 मरीज दर्ज है। सरकारी अस्पतालों में 500 बेड खाली होने का दावा ओएसडी डॉक्टर राव ने किया है और सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होने की अफवाह को खारिज किया। इसके अलावा प्रशासन द्वारा 500 बेड की पायोनियर कोविड हॉस्पिटल बनाई गई है, जहां मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा वरनामा में बाबरिया कैंपस निकट दावल बाग हॉस्पिटल को भी 500 बेड की कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस भी प्रशासन का सहयोग दे रही है। अब तक बिना मास्क के लोगों को पुलिस 1000 रुपए का दंड कर रही थी, लेकिन अब पुलिस तंत्र द्वारा नया ऐलान किया गया है, जिसमें पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर दंड के बजाय मास्क दिया जाएगा और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर दंड लिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर जिलाधीश द्वारा एक परिपत्र का ऐलान किया गया है, जिसमें वडोदरा निकट सिंधरोट, फाजिलपुर, सावली तालुका के लाशनपुर, शिनोर तालुका के दिवेर से गुजरती नर्मदा नदी और करजन तालुका के नारेश्वर में नहाने पर होली और धुलेटी दोनों दिन प्रतिबंध लगा दिया गया है। होली और धुलेटी का त्योहार हमेशा ही खूब धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार बढ़ रहे कोरोना केस के चलते होली के बाजार में मंदी नजर आ रही है। पिछले 1 साल से सभी त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है और ऊपर से देश भर में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले त्योहार होली का उत्साह भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। होली के मद्देनजर बाजार सजाकर बैठे व्यापारी निराश हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। ધૂળેટીના તહેવારમાં હમણાં તો કોઈ ગરાકી દેખાતી છે નહીં. તહેવારના લગભગ હવે 2-3 દિવસ રહી ગયા છે. હવે જોઈએ એવી પબ્લિક હમણાં નીકળી છે નહીં અને આ વખતે તહેવાર એમ ફીકા જવાના છે. કોઈ તહેવારમાં ઉજવણી લાગતી છે નહીં. શું લાગે છે કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે જે કલર વેચવાની મનાઈ કરતી હતી? કલર વેચવામાં તો એવું છે કે કલર તો વેચતા જ નથી જોકે, અને જે પિચકારીનો તહેવાર છે, પિચકારી જે વેચવાનો છે એમાં જોઈએ મૂડી નીકળી જાય ઠીક છે, પણ લાગતું છે નહીં. હમણાં 2-3 દિવસ રહ્યા છે એ હિસાબે કંઈ કહી નહીં શકતા. કેટલી તકલીફ પડશે જો આ વખતે તહેવાર તો તહેવાર આ વખતે નહીં ઉજવાય તો તકલીફ તો કંઈ નથી. માલ જે છે પાછું પેક કરીને મૂકી દેવું પડશે અને જે પૈસા જે વેપારીઓને આપવાના છે એ આપવાના તો છે જ. એમાં તો કંઈ ડીલ થવાની છે નહીં. હોળી ને ધૂળેટીની તહેવાર છે એમાં 10% ગ્રાહકી છે, ખાલી 80% માલ પડેલો રહેલો જ છે વખારોમાં. આ વખતે મેં સરકારની બેવડી નીતિથી અમે લોકો કંટાળીને જેમ તેમાં દિવસ પસાર કરી રહ્યા છે અને અમને નથી લાગતું કે અમે લોકો સક્સેસ છીએ આ વસ્તુ માટે. ભાવમાં વધારો ઘટાડો કંઈ નહીં, પડી બજાર જ છે, પણ ગ્રાહક દેખાતા નથી માર્કેટમાં. રંગોના તહેવારમાં આજે લોકો રંગોની વસ્તુની ખરીદી કરી શકતા નથી, વેચી શકતા નહીં, પ્રતિબંધ મૂકી રાખ્યો છે. સરકારને જ્યારે ચૂંટણી પ્રચાર કરો તો ત્યારે લોકોને છૂટ આપી દેલી અને આજે અમને કલર રમવા કે ધંધો કરવામાં પરમિશન નથી. 9 વાગે એટલે ઘર ભેગા થઈ જાઓ. આ જ વસ્તુની બેવડી નીતિ છે સરકાર.
90% એટલે ઇફેક્ટ પડશે. મારી દુકાનમાં 6 માણસો છે, 6 માણસમાં 4 માણસોને કાઢી મૂકવાના અને 2 માણસને રાખવાના. એમાં બી એક માણસને એક દાડો રાખવાનો, એક માણસને બી 2 દાડો. એ રીતે કામ કરાવવું પડશે. रिकॉर्ड ब्रेक कोरोना केस के बीच वडोदरा में संजीवनी अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत होम बेस्ड कोविड केयर मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। वडोदरा शहर में पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने हरकत दिखाते हुए कई कदम उठाए हैं। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने 34 अर्बन हेल्थ सेंटर की आशा वर्कर बहनों की 102 टीमें बनाई है और संजीवनी अभियान के तहत घर में रहकर कोरोना का इलाज कर रहे मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान संजीवनी अभियान के तहत रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अर्बन हेल्थ सेंटर पर रोजाना सैकड़ों लोग अपनी कोरोना टेस्टिंग के लिए कतारों में लगे हुए देखने मिलते हैं, जो वडोदरा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा होने की गवाही देते हैं। मामले पर कपुराई अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर प्रकाश प्रजापति ने विस्तृत जानकारी दी। કાલે અમારા ઓએટી સાહેબ વિનોદ રાવ સાહેબની અમારી મિટિંગ એસએસજી હોસ્પિટલમાં હતી. એમની સૂચના અનુસાર દરેક સેન્ટરમાં 3 ટીમનું આયોજન કર્યું છે. કપુરા સેન્ટરમાં 3 સંજીવની રથનું આયોજન સવારથી કર્યું છે અને કાલથી કરેલું છે. આજે સવારમાં 3 ટીમો સવારે વહેલી સવારમાં રવાના થઈ ગઈ છે. જેમાં દરેક ટીમમાં 2 આશા બહેનો છે, જે વિસ્તારમાં જઈને 20 પેશન્ટો, ડેલીનું 20 પેશન્ટ જે હોમ બેઝ કોવિડ કેર છે, જે ઘરે સારવાર રહેલા છે, એમનું ચેક કરશે, બીપી ચેક કરશે, થર્મલ ટેમ્પરેચર, થર્મલ ગનથી ચેક કરશે, પલ્સ ચેક કરશે અને જરૂર પડે દવાઓ બધી ત્યાં અમને પૂરી પાડવામાં આવેલ છે કે જેને તાવ હશે તો તાવની દવા, શ્વાસ ચડતો હશે શ્વાસની, ખાંસી તો ખાંસી, દરેક દવા તેમને ઘરે બેઠા બેઠા પૂરી પાડશે. ડેલી એ લોકોનું વિઝિટ કરશે. 20 પેશન્ટનું 10 દિવસ સુધી ડેલી વિઝિટ કરવામાં આવશે, એ લોકોના થ્રુ કરશે. રેપિડ ટેસ્ટનું સવારથી 9 વાગ્યાની લાઈન હોય છે. અમુક લોકો 8:30ના બી આવીને ઊભા રહી જાય છે. 9:15ની આસપાસ ટેસ્ટિંગ ચાલુ થઈ જાય છે, તો 1 વાગ્યા સુધી ટેસ્ટિંગ ચાલે છે. અંદાજે હમણાં છેલ્લા 2 દિવસથી 175-80નું ટેસ્ટિંગ સેન્ટર ઉપર થઈ રહ્યું છે. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरें। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे देश और शहर की कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए वीएनएम न्यूज। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज, और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन एजीएसयू ग्रुप द्वारा छात्रों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग की जा रही है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लगातार तेजी दी जा रही है। अब 60 साल के बाद 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी गुजरात में कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी के AGSU ग्रुप द्वारा प्रबंधन को आवेदन देकर छात्रों को भी कोरोना वैक्सीन देने की मांग की गई ताकि जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई फिर से शुरू की जा सके। जिस तरह गवर्नमेंट ने 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई है और 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन अभी देने वाले हैं, उसके अनुरोध शिक्षण कार्य एक साल से ऊपर से शिक्षण कार्य बंद है। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को खूब मुश्किल हो रही है। ऑनलाइन परीक्षा में खूब मुश्किल अनुभव विद्यार्थियों को हो रहा है। उसके अनुसंधान में आज वैक्सीन VC सर द्वारा गवर्नमेंट में एक मांगनी रखी जाए कि वैक्सीन की शुरुआत विद्यार्थियों को भी की जाए ताकि 2 महीने के समय बाद, क्योंकि पहला डोज लेने के बाद 45 दिन तक और दूसरा उसके बाद 15 दिन तक, दूसरा डोज के बाद 15 दिन, यानी शैक्षणिक कार्य जो नया शुरू होगा उसमें ये विद्यार्थी बिना संकोच बिना डरे यहाँ आ पाए और ऑफलाइन शिक्षण फिर से शुरू हो पाए। અમે સર શરૂ કરી શકીએ અને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવે તો કોઈ પણ ભયમુક્ત રીતે અહીંયા આવે ને ભણી શકે। छोटाउदेपुर के स्कूल में वैक्सीनेशन के दौरान स्कूल की छत गिर जाने से कई लोग दुर्घटना का शिकार बने। छोटाउदेपुर के बोडेली के नाना अमादरा गांव निकट गांधीनगर प्राथमिक स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था। उस दौरान कमरे की छत गिर जाने से 7 लाभार्थी और कई कोरोना वॉरियर्स दब गए। घटना की जानकारी पाकर ग्रामजन फौरन मौके पर पहुंचे और सभी को रेस्क्यू किया। कमरे की छत फाइबर की होने की वजह से किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची है। इस स्कूल में 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से स्कूल बंद है। अगर यहाँ स्कूल चालू होती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हादसे के चलते कुछ वक्त के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया। અમે વેક્સિનેશન માટે પ્રાથમિક શાળા ગાંધીનગરમાં બેઠા હતા તે ઘરે લાભાર્થીને રસી આપતા ઉપરથી છત અચાનક પડવાથી અમે લોકો થોડા દબાણમાં આવી ગયા અને વેક્સિનની શેષની કામગીરી થોડી નબળી પડી ગઈ અને લોકો આવતા હિપકાઈ ગયા એટલે હવે વેક્સિનમાં અમને સારી જગ્યાએ વેક્સિન કરી એવો એ કરો। હાલની અંદર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ અહીંયા આગળ કોરોનાનું વેક્સીકરણ ચાલુ હતું એ દરમિયાન મકાનની છત તૂટી જવાથી અમે 7 જણ નીચે દબાઈ ગયા હતા, પણ તે સુરક્ષિત રીતે બહાર આવી ગયા છે। એમાં કોઈ પણ જાતની જાનહાનિ થઈ નથી। તો અત્યારે તો કોરોનાના કારણે આ રૂમની અંદર બાળકો હતા નહીં તો નાના બાળકોની જાનહાનિ થાય એવી શક્યતા હતી। પણ તો સરકારશ્રી આની ઉપર ધ્યાન લે અને આ મકાનને નવેસરથી બનાવે એવી અમારી અપેક્ષા છે। વેક્સિનેશન માટે અત્યારે બીજા સ્થળ ઉપર આંગણવાડીની અંદર વેક્સિનેશન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે। पूरे गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का दंड लिया जा रहा है, लेकिन सूरत में एक अनोखी पहल करते हुए दंड के बजाय मास्क दिया जा रहा है। वडोदरा में भी मास्क नहीं पहनने पर 1000 के बजाय 200 रुपए का नॉमिनल चार्ज लेने की मांग की जा रही है। भारत में गुजरात में कोरोना संक्रमण फैलायु त्यारे 2 થી 2.5 महीना लॉकडाउन आव्યું, त्यारबाद छूटछाट आपीने फरीथी हालमां जे रीते गुजरात में कर्फ्यू नाखवामां आव्यो छे, वडोदरा में सूरत में कर्फ्यू नाखवामां आव्यो छे, त्यारे सूरतना मेयरश्री अने कमिश्नर द्वारा जाहेरात करवामां आवी छे कि मास्क नहीं पहरो तो दंड लेवामां नहीं आवे अने फक्त मास्क पहेरवामां आवशे। त्यारे वडोदरा शहेरना मेयर साहेब, चेरमेन साहेबने आज अमे रजूआत करवा आव्या छे अने जणावी रह्या छे कि वडोदरा शहेर नहीं परंतु पूरा गुजरात में मास्कना नामे 1000 रुपया लेवामां आवे छे, एनो नॉमिनल चार्ज 200 रुपया लेवामां आवे, कारण के कोरोना संक्रमणना कारणे अनेक लोकोना मृत्यु थया छे, साथे साथे अनेक लोकोए नौकरीओ गुमावी छे, लोको बेरोजगार थई गया छे। त्यारे जे कोरोना संक्रमणनो 1000 रुपया चार्ज लेवामां आवे छे मास्क वगर, त्यारे आ चार्ज नॉमिनल 200 रुपया करवामां आवे तेवी अमारी आजे मांगणी छे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के चयन से
खुद भाजपा कार्यकर्ता ही नाराज हैं। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के मालदा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोतीबुर रहमान उम्मीदवारी कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली में ठेकेदार के रूप में काम किया। कभी कभी बहुत सारे सुरक्षा गार्ड्स के साथ वे इलाके में घूमते हुए भी देखने मिले। खासकर लॉकडाउन के दौरान ही हरिश्चंद्रपुर में उन्हें देखा गया। पहले वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 6 महीने पहले मोतीबुर रहमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव का टिकट हासिल किया। लेकिन मोतीबुर को टिकट देने से भाजपा के भीतर असंतोष देखा गया। पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैसे के बलबूते पर मोतीबुर रहमान ने टिकट हासिल कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोतीबुर को राष्ट्रगान क्या होता है वह भी नहीं पता, ना उन्हें अपने क्षेत्र के बूथों की संख्या के बारे में जानकारी है। ऐसे में अनपढ़ व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। দলের একাংশ এবং তার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ তিনি নাকি এবং বিরোধীদেরও অভিযোগ যে তিনি নাকি জাতীয় সঙ্গীত জানেন না। এটা নিয়ে কি বলবেন আপনি? আমার তো প্রথম কথা হচ্ছে জানা নেই যে উনি জানেন কি জানেন না। আচ্ছা, এবং বলুন। এবং এগুলো নিয়ে মানে মুখ্য রচক সমস্ত সংবাদ পরিবেশন আপনারা করছেন, আমি মনে করি যে এটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমি যদি উল্টোটাই বলি যে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় স্তোত্রের মধ্যে পার্থক্য কি, কোনো সাংবাদিক দয়া করে একটু বলবেন? সেটাও বলবেন না। এবং কোনো ভদ্রলোক সহজেও এর ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন না। কবে সৃষ্টি হয়েছিল, কবে কে কখন কোন মোটিভে করেছিল, কোন উদ্দেশ্যে, সেটাও তারা বলতে পারবেন না। অথচ মুখরোচক কথাগুলো নিয়ে আর মানে মেলাইন করবার চেষ্টা হয়। এটা আমি এটা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কিন্তু দ্বিতীয় হচ্ছে যে বন্দে মাতরমের পুরো গান তারাও বলতে পারবেন না, যারা সমালোচনা করছেন বা সমালোচনা করবার চেষ্টা করছেন, বন্দে মাতরমটাও পুরো বলতে পারবেন না। এবার জাতীয় সঙ্গীতের অর্থটাও ক্লিয়ার হয় না। তাহলে জাতীয় সঙ্গীত তো আমরা করি গো, তাই না? জাতীয় সঙ্গীত তো করছি, জনগণ মন অধিনায়ক বলছি, কিন্তু কেন, কার পরিপ্রেক্ষিতে এটা রচনা হলো, এর অর্থ কি, সেটাও না বুঝেও তো বলছি। এটা কেউ বেশি বলতে পারলো, কেউ বলতে পারলো না, সেটা নিয়ে কি সব সময় বড় কথা হয়ে যায়? তাহলে এই জায়গাটাকে নিয়ে আপনারা এত বেশি করছেন, আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু জানি না উনি জাতীয় সঙ্গীত বলতে পারছেন কি পারছেন না পরবর্তীকালে, কথা এগুলো জানি না। হ্যাঁ, আমাদের ছত্রপতি মহারাজ শিবাজি ছিলেন, তিনি লিখতেও পারতেন না, নিজের নামটাও সই করতে পারতেন না, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা যদি বলা হয়, তার ধারের কাছেও আজ পর্যন্ত কোন রাজা ইতিহাসেও দেখা যায়নি, আজও নেই, তিনি হচ্ছেন ছত্রপতি মহারাজ শিবাজি। সুতরাং হায়ার এডুকেশন হতে হবে, কোয়ালিফাইড হতে হবে, সেটা কথা না। মানুষের পাশে রাজনীতি করতে গেলে কে কতটা থাকতে পারেন, সেটাই মনে হয় সব থেকে বড় কিছু হওয়া উচিত। ভোট একজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো হয়, সংগঠন প্রার্থীকে দাঁড় করায়। ভোট যুদ্ধে সংগঠন আসে, প্রার্থীটা আসে না, এটাও মনে রাখেন। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় ভোট আছে 26শে এপ্রিল। তিনি নিজেরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, পেজে, ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন 29শে এপ্রিল পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে ভোট দিন। আর কোথাও টেকনিক্যাল ভুল হয়েছে, হতে পারে কোথাও, মানে আসলে কি হয়েছে, উত্তর মালদা দক্ষিণ মালদাকে না দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, মানে 26 আর 29-এ উত্তর মালদার পার্টকে আবার 26-এর সঙ্গে, আবার 26 দক্ষিণ মালদার পার্টকে আবার 29-এর সঙ্গে এরকম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটু গন্ডগোলে কেউ পড়েছে, টেকনিক্যাল ভুল হয়েছে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়া হবে। সে বাংলা জানলেও ভালো, সে হিন্দি জানলেও ভালো, সে ইংলিশ জানলেও ভালো, কিন্তু আমরা চাইছি যে একজন বিজেপি প্রার্থী তাকেই করা হোক যে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাকে আমরা আপদে বিপদে সবসময় পাবো, তাকেই আমরা ভোটটা দেবো। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরের জনগণ তো চাইছিল যে বিজেপিকে নিয়ে আসবে, কিন্তু হঠাৎ করে শোনা গেল একজন ভদ্রলোক উড়ে এসে জুড়ে বসে গেল, ওকেই নাকি ভোটটা দিতে হবে। এটা তো সাধারণ পাবলিক মেনে নেয় না, আর মেনেও নেবে না, কারণ একটা
আমাদের যদি একটা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের দরকার লাগে তাহলে আমাদের যেতে হবে হয় দিল্লি, আর না হলে পরে খুঁজতে হবে কোথাও। তো আমরা তো সবসময় পাবো না কাছে। এবার যাকে আমরা পাবো তাকেই তার নিয়েই চিন্তা ভাবনাটা করবো আমরা। প্রার্থী বাড়ি এখানে, কিন্তু আপনি কি জানেন প্রার্থী বাড়ি এখানে কোথায় আছে? হরিশ্চন্দ্রপুর তো নাই, কোনোদিনও দেখিনি ওকে, হঠাৎ করে দেখছি। দিল্লিতে থাকে কি উত্তরপ্রদেশে থাকে। এবার মানুষ তো এখন আর টাকা পয়সা চাই না, এখন মানুষ যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছে, যথেষ্ট বুঝতে শিখেছে। এবার নিজের ভালো মন্দ নিজেই বিচার করবে, ভালো মন্দ বিচার করে ভোটটা দেবে। যাকে আমরা সবসময় আমার হাতের পাশে পাবো তাকেই ভোটটা দেবো। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী 7 বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী, দেশ চালাচ্ছে। সে একজন নিরক্ষর মানুষ, তার শিষ্যরা কি হবে? নিশ্চয়ই নিরক্ষর হবে। জাতীয় সঙ্গীত তো জানবে না, সে পাশাপাশি নামটাও লিখতে জানে না। বাংলা থেকে নির্বাচিত হবে, হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে যাবে বিধানসভায়। বাংলার জন্য কথা বলতে পারবে না বাংলায়, তাকে মানুষ নির্বাচিত করবে? একটা গণ্ড মূর্খের দল, একটা জঞ্জাল পার্টি, বহিরাগত সব নেতারা আসে পশ্চিমবঙ্গে, ভোট প্রচার করার পর আবার চলে যায়। যারা বাংলা ভাষা জানে না, বাংলা কৃষ্টি সম্পর্কে জানে না, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে না, কালচার সম্পর্কে জানে না, তারা বাংলাকে সোনার বাংলা করবে। সোনার বাংলা নয়, সোনার বাংলা। এটা বিজেপির ভাষণ। তারা মানুষকে প্রতারিত ছাড়া, মিথ্যাবাজি ছাড়া, জুমলাবাজি ছাড়া কিচ্ছু দিতে পারে না। আপনারা দেখেছেন বিগত দিনেও যে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 2 কোটি চাকরি দেবে, চাকরিটা দিতে পারেনি। বলেছিল 15 লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে ঢুকে দিতে পারেনি। করেছে কি কাজ করেছে? রেলকে বিক্রি করে দিচ্ছে, ভেলকে বিক্রি করে দিয়েছে, পোস্ট অফিসটা বিক্রি করে দিচ্ছে। এছাড়া তারা কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা অভিযোগ যে তিনি দিল্লিতেই থাকেন, এমনকি তিনি ঠিকাদারের কাজ করেন, তিনি ভোট নিয়ে পালিয়ে যাবেন এমনটাও মন্তব্য করছেন। ঠিকই বলেছেন। যারা কার্যকর্তা রয়েছে, যদিও তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এ প্রসঙ্গে আমার বলা উচিত নেই, তবু বলি আর কি, যে একজন মানুষ দিল্লি থেকে হঠাৎ করে 6 মাস আগে এলো, সে হঠাৎ করে তার মনে হলো যে আমাকে ক্যান্ডিডেট হতে হবে। এটা হয়। যারা লোকাল লোক রয়েছে, যারা কাজকর্মগুলো করছে, তাদের তো দাবিদারটা সঠিক, যে একজন নিরক্ষর, গণ্ডমূর্খ, অশিক্ষিত মানুষকে ক্যান্ডিডেট করেছে তার দল, সে তার কার্যকর্তারা, তার কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই মেনে নেবে না। তার জন্য তার প্রতিবাদ আজকে দেখতে পাচ্ছেন গোটা ভারতবর্ষব্যাপী। সে গ্রাম থেকে নিয়ে শহর থেকে নিয়ে একদম স্টেট অবধি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ভাঙচুর হচ্ছে, গোষ্ঠীকন্দল জর্জরিত হচ্ছে। প্রতিদিন আপনি দেখতে পাবেন মিডিয়াতে এই জিনিসগুলো হচ্ছে। তাদেরকে মানুষ ভোট দেবে না, জাস্ট জুমলাবাজি ছাড়া কিছু না। कोरोना संक्रमण लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है थोड़ी सी सावधानी की, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क ज़रूर पहने। दिन भर की और देश की और दुनिया की, साथ ही शहर की खबरों की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करें VNM TV की YouTube चैनल को और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।